सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों कल हम लोगों ने तुमको मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने क्या उसको अर्थ के फ्रेम में जाके किया? वो क्वेश्चन अर्थ के फ्रेम में आपने क्वेश्चन किया? भाई एक एक के सर लाइव हैं, वो बेसिकली जो बच्चे जेई मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए वो सेशन ज़्यादा है, आप बाद में भी देख सकते हैं। हो गया भाई? क्वेश्चन हुआ अर्थ के फ्रेम में? सभी से हो गया क्वेश्चन? उसमें करना वही था कि आपको फाइनली कॉमन वेलोसिटी लेना था, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करना था। शायद कर लिया होगा सभी ने। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, वो है अपना कोलिजन का। उसके पहले हम कुछ इंपल्स की बात जानेंगे, इंपल्स एंड कोलिजन की। तो आज हम इंपल्स की बात जानेंगे, उसके बाद हम कोलिजन पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोलिजन में जो फोर्स लगता है वो बहुत सडन फोर्स लगता है ना। कोई अचानक से कोलिजन होता है तो एक सडन फोर्स क्रिएट होता है कोलिजन में, इसीलिए हमें इंपल्स का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो इंपल्स इज बेसिकली व्हाट? फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आप जो बोलते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से, ये कई बार बता चुका हूं तुम लोगों को। तो डीपी इक्वल टू एफ डी टी। मान लो ये फोर्स लग रहा है और अब 0 से डेल्टा टी टाइम में, और इसने इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज किया पी आई से पी एफ। तो पी एफ माइनस पी आई, जिसको आप बोलोगे डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू 0 से डेल्टा टी एफ डी टी। तो ये जो 0 से डेल्टा टी एफ डी टी है, इसी का नाम पड़ता है इंपल्स, फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जो बच्चे स्कूल में डेफिनेशन लिखना चाहें उनके लिए, ठीक है। तो इसी का नाम है अपना इंपल्स, दैट इज योर इंपल्स जे। इसी को आप कहते हैं जे, है ना, 0 से डेल्टा टी एफ डी टी। तो डेल्टा टी टाइम में उस फोर्स को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो आप वहां से एफ डेल्टा टी, अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स भी तो अचानक लग सकता है ना। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट जो है अपना ये, अगर फोर्स अपना कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि वो कांस्टेंट फोर्स बहुत तेजी से डेल्टा टी टाइम तक लगा। तो आप तब बोल सकते हो कि इफ एफ इज कांस्टेंट इन डेल्टा टी टाइम, तब आप बोल सकते हो कि जे की वैल्यू क्या होगी, ये बाहर निकल आएगा 0 से डेल्टा टी डी टी, और इसे बोल सकते हो आप एफ डेल्टा टी। तब आप जे की वैल्यू क्या बोल सकते हो, एफ डेल्टा टी, है ना। जे को आप बोल सकते हो एफ इंटू डेल्टा टी। जर्ग भी यही बोल सकते हो। जर्ग इज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एफ डेल्टा टी, जर्ग थोड़ा अलग है। तो ये चेंज इन अपना लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आप एक बात और देख रहे हो कि फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ को देखो, तो मान लो फोर्स यहां से अचानक शूट अप हुआ और ऐसे आ गया, तो इसका जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा, इसका जो भी अपने पास एरिया अंडर द कर्व होगा, आप देख रहे हो कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया जाए तो आप बता सकते हो कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है उससे हमें इंपल्स मिल जाएगा।
और उससे मतलब हमें मोमेंटम का चेंज मिल जाएगा डायरेक्टली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। एफ वर्सेस टी का अगर ग्राफ है ना, तो एफ वर्सेस टी का जे इंपल्स है भाई, जे को मैंने बोला है फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो शॉर्ट इंटरवल कितना है, डेल्टा टी। तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ तो जानते हो, डीपी बाई डी टी, एफ को इधर ले आओ और डीपी बचेगा, तो पीआई से पीएफ ये जो फोर्स लग रहा होगा, तो इसी को हम इंपल्स नाम देते हैं। अगर ये डेल्टा टी टाइम में फोर्स कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेके हम इसको एफ डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मैंने इतनी ही बात बताई है अभी तक। फिर मैंने कहा कि इसको देखकर कि ये जीरो से मान लो डेल्टा टी टाइम है, तो ये एरिया अंडर द कर्व ही तो है। इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया अंडर, इसका क्या मतलब है, एफ वर्सेस टी कर्व, और एलएचएस में क्या है, डेल्टा पी, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम। ये बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। मोमेंटम टॉपिक हो गया क्या सर, आप नए हो क्या भाई, एकेडी आप नए हो क्या, बिल्कुल हो गया भाई। मोमेंटम टॉपिक हो चुका है, अब हम इंपल्स और कोलिजन लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं इस चैप्टर में। लीनियर मोमेंटम पढ़ाया जा चुका है, आप कहाँ थे। तो यहां से अपने पास एफ डेल्टा टी, ये आपका एरिया अंडर द कर्व, यही एरिया अंडर द कर्व आपको देगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो और पूछे कि बताओ इसका लीनियर मोमेंटम क्या हुआ इतने टाइम में, तो आपको चेंज मिलेगा, उस टाइम का मोमेंटम निकालना है। डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड मोमेंट, मोमेंटम इज डिफरेंट थिंग एंड मोमेंट इज डिफरेंट। किसी भी, जैसे फोर्स के मोमेंट को टॉर्क कहते हैं, जैसे इस लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, हम वो रोटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है भाई तनिष्क, मोमेंटम और मोमेंट में अंतर है। इसके इस मोमेंटम को एक आर से, आर परपेंडिकुलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मोमेंट, रोटेशन में आएगा वो। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए तो इसी पे एक क्वेश्चन कर ले। अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, मान लीजिए आपके पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दी हुई है एफ नॉट, और ये 0 से टी टाइम है, कैपिटल टी, ये एफ नॉट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर ऐसा फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, ए फोर्स विच वेरी विथ टाइम as shown in the graph, x on a particle of mass m initially particle at rest, find linear momentum of particle at t equal to कैपिटल टी सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बच्चों,
इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। लीजिए भाई, प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए। भाई ट्वेल्थ वालों के लिए मैकेनिक्स, आप अभी फिलहाल ट्वेल्थ के अगर हैं तो आप मैकेनिक्स केवल जो है, यहाँ तो बहुत डिटेल में कराया जाएगा। आप ट्वेल्थ के लिए, आप अगर ट्वेल्थ के हैं तो मेरे मैकेनिक्स के पास आउट ड्रॉपर बैच के लेक्चर्स शुरू वाले देखकर बेसिक्स करके आगे बढ़ते जा सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, ये आप बता रहे मुझे वी कैन फाइंड एरिया अंडर द कर्व, बिल्कुल सही बात है। तो ये एरिया निकालो, तो ये मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें निकालना है ना। एक्चुअली ये इलिप्स है, हाफ ऑफ द इलिप्स है, सर्कल नहीं है। बहुत बच्चे ये गलती कर देंगे, है ना, सेमी इलिप्स है। और आप लोगों ने कोनिक सेक्शन शायद अभी नहीं पढ़ा होगा। इलिप्स का जो एरिया होता है, इलिप्स का जो एरिया होता है, ये इलिप्स होता है। एक बार बताया था तुम लोगों को शायद, हाँ एक बार बताया है। इसे इलिप्स कहते हैं। इट इज ए सर्किल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो ये 0,0 होता है, ये A,0 होता है, ये -A,0 होता है, ये 0,B होता है, ये 0,-B होता है। ठीक है भाई। तो दिस लेंथ इज योर A, दिस लेंथ इज योर A। ये B होता है, ये भी B होता है। ठीक है। तो आपको पता है इसका जो एरिया है, बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोगों को पता है एरिया ऑफ इलिप्स। ध्यान रखिएगा, अभी आप मैथ्स में पढ़ लेंगे तो सब पता लग जाएगा। पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है। सर्कल और इलिप्स में ये अंतर है भाई कि उसकी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर क्यों बोल रहे हैं यार, सब कुछ आता है आपको। फिर पाई ए बी इसका एरिया होगा। तो ये ए जो है सेमी मेजर एक्सिस, जो बड़ा होता है वो सेमी मेजर होता है। ए है सेमी मेजर अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, और बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो यहां से आप कंपेयर करके ए और बी निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ द इलिप्स है, ठीक है, हाफ ऑफ द इलिप्स है बच्चों। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दिए, हमें इतने से मतलब है। तो आप मुझे बताओ यहां बी के जगह पे क्या है। आप यहां पे इसको अगर पूरा ऐसे पूरा बना लोगे तो ये पूरा इलिप्स बन जाएगा, है ना। तो हमें हाफ ऑफ द इलिप्स है। तो ये जो ए के जगह पे टी है, बोलो, ये ए के जगह पे ये बी है, बी की वैल्यू एक तरीके से F0 है, और ये पूरी डिस्टेंस 2a के बराबर होती है, 2a इक्वल टू टी है। बताइए, तो ये a आप निकाल लोगे यहां से, a क्या हो जाएगा, t/2 a आ जाएगा। तो हमें a मिल गया और b बच्चों मिल गया F0। तो अब आप एरिया निकाल लो। ये तो पता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो एरिया अंडर दिस होगा। तो डेल्टा P इक्वल टू एरिया ऑफ F वर्सेस T ग्राफ विच इज ए सेमी इलिप्स। तो डेल्टा P मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा इसका, पाई ए बी। ए कितना है, T/2, और B कितना है तुम्हारा, B F0 ही है ना। B अपने पास कितना है, F0 है, F0। लेकिन ये
पाई ए बी ये पूरे का होता है, तो आधे का 1/2, तो हो जाएगा पाई एफ नॉट टी बाई 4, पाई एफ नॉट टी बाई 4। अच्छा, पी इनिशियल 0 है क्योंकि इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट है, तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट है तो हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। देखिए मैंने डायग्राम में क्या देखा जिससे आपको पता लगा, ये बात अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि रेडियस अगर ये सर्कल होता है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आप डायमेंशन से देख सकते हैं ये एफ नॉट है और ये टी है, दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं भाई। ये फोर्स है, इसका कुछ अलग होगा। ये टाइम पीरियड है, टाइम है, सॉरी नॉट टाइम पीरियड, ये टाइम है। तो इन दोनों की वैल्यू एक नहीं हो सकती ना भाई, फोर्स और टाइम की वैल्यू, इसीलिए मैंने ये देख के आपको बताया। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इनकी वैल्यू इक्वल हो सकती थी जब वो दिया होता। अगर ये लिखा होता कि आप इसको सेमी सर्कल कंसिडर करो तो एफ नॉट और t/2 इक्वल होते ना भाई, आपको वैल्यू दी जाती, फिर तब आप समझ जाते कि इसकी वैल्यू भी अगर 2 है और ये भी 2 है, तब आप समझ जाते कि ये तो सर्कल है। इसीलिए मैंने इसको एलिप्स लिया। तो यहां से अब आप ये बता सकते हैं कि पाई एफ नॉट t/4 और ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो होगा पाई एफ नॉट t/2। क्लियर है बच्चों? पाई एफ नॉट t/2 ये आ जाएगा। टाइम और टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है ये आपको नहीं पता। किसी पीरियोडिक मोशन को आप जो टाइम लगेगा पूरे ऑसिलेशन को, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम कोई भी जनरल टाइम है। क्या पूछ रहे हो यार ये सब, मतलब ये सब भी नहीं आता आपको? बताओ, क्लास 8 9 तो पढ़ के आए हो ना मेरे भाई। आप बताओ कहां से आए हो आप? अंशिका कहां से आए हो आप? क्या पढ़ के आए हो? आपको टाइम पीरियड और टाइम में अंतर नहीं पता आज तक? हद मचा के रखा है। यहां से अब अगर आगे बढ़े तो हमारे पास, जैसे अब क्वेश्चंस करें इंपल्स में, तो देखिएगा इंपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे आप यूज करेंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर स्प्रिंग फोर्स है वो कभी इंपल्सिव नहीं हो सकता, या ग्रेविटी का फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा ही तो लगता रहता है, एंड स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज आपको याद है मैंने आपको स्प्रिंग के क्वेश्चंस कराए थे कटिंग ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग कराया था। तो जब आप कटिंग ऑफ स्प्रिंग करते थे तो एक स्प्रिंग को कट कर देते थे तो दूसरे स्प्रिंग का स्टेट चेंज होने में कुछ टाइम लगता था, सडन चेंज नहीं होता था। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स कहीं भी आपको दिखे, नेवर बी इंपल्सिव, वो इंपल्सिव नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, टेंशन इफ स्ट्रिंग सडनली टॉट, कभी ऐसा सिचुएशन तुम्हें मिले कि इफ स्ट्रिंग सडनली टॉट मतलब तुरंत उसमें टेंशन आ जाता है ना, स्ट्रिंग को अचानक आप खींच दे रहे हो, तुरंत टॉट हो जा रहा है। तो इफ स्ट्रिंग सडनली टॉट देन टेंशन in the string impulsive in nature, तो वो impulsive होगा, वो impulsive होगा। समझ गए? टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम impulsive, तो वो impulsive होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, आगे हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, एंड ऑलवेज किधर लगेगा, टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग लग सकता है, तो एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग।
अभी ये सब एप्लीकेशन करेंगे तो ये सब बातें यूज होंगी, मैं इसीलिए पहले लिख दे रहा हूं। तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि कभी भी इंपल्स का जो इंपैक्ट है ना, वो जस्ट डेल्टा टी टाइम में होगा। तो इंपल्स लगने के जस्ट पहले और इंपल्स जस्ट लगने के बाद का केवल आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे। तो इन केस ऑफ इंपल्स उसके बाद क्या हो रहा होगा लॉन्ग टाइम में हमें मतलब नहीं है। इन केस ऑफ इंपल्स वी ओनली see the change in linear momentum of the body just before impulse applied to just after impulse applied। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर है ना, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के लिए देखेंगे। 4 आएगा प्रीवियस क्वेश्चन में, कहां पर 4 आएगा भाई, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? अच्छा यहां पे मिस कर दिया है, अच्छा बिल्कुल 4 आएगा, ये 4 लिखा हुआ है, यहां पे ये 2 लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंपल्स वी ओनली सी द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऐसा क्यों, कमेंट करके बताइए। हाँ टॉट लिखा है भाई, TAUT टॉट लिखा है। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सडनली जो है ऐसे टॉट हो गई तो इसको कहेंगे स्ट्रिंग का टॉट हो जाना, ठीक है। अचानक से स्ट्रिंग जो है टॉट हो गई तो इसको कहेंगे स्ट्रिंग का टॉट हो जाना, है ना, जिसमें टेंशन आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का केस देखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि जो इंपल्स ने जो इंपैक्ट डाला होगा बॉडी के मोमेंटम में, वो लगने से पहले कुछ मोमेंटम होगा और जस्ट लगने के बाद होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन चीजों को अप्लाई करना सीखते हैं। इंपल्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखिए, धीरे धीरे सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, और ये कनेक्टेड हैं किसी स्ट्रिंग से। ये कनेक्टेड हैं किसी स्ट्रिंग से, ठीक है। और आपने क्या किया है, दो ब्लॉक्स हैं, ये किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ऐसे ही कनेक्टेड है, ऐसे रखे हुए हैं, है ना। एक का मास अब m है, दूसरे इसका मास भी m ही ले लेते हैं, दोनों के मासेस m ही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये अभी ऐसे, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं। अब अभी आप बोलोगे क्या कि स्ट्रिंग टॉट है, अभी आप बोलोगे क्या, ऐसे ही आपने बांध के रख दिया है। यूनिट ऑफ इंपल्स भाई पूछ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यूनिट ऑफ इंपल्स आप नहीं बता पाओगे यार, बताओ क्या आप यूनिट ऑफ इंपल्स नहीं बता सकते? J इक्वल टू डेल्टा पी है, तो मतलब कितने टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं इस बैच में, क्या पढ़ रहे हैं यार वो लोग। J जो है डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट पूछ रहे हैं उनको, मतलब अजीब बात नहीं लग रही? डेल्टा पी खुद नहीं बता पा रहे। m इंटू वी मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ रहे हो यार आप, क्या करोगे? ऐसे लोग मतलब यहां मेरे साथ क्यों पढ़ रहे हैं? मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अगर इस लेवल के हो आप, जो इतना भी नहीं सोच पा रहे हो, तो आप मुझसे पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। आप वहां जाओ जहां पे आपका बढ़िया टाइम पास हो रहा हो, ठीक है। और जेई मेंस लेवल से भी नीचे की पढ़ाई जहां पे मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे होती है, वही हो रही है, ठीक है। वहां पढ़िए, वहां आप इंजॉय करेंगे।
तो ये स्मूथ होगा, ये एम और एम होगा। ठीक है, अब मेरा ये कहना है ये स्ट्रिंग है, अभी ये टॉट नहीं है, आपने नॉर्मली इसको बांध के रखा है। लेंथ देखिए, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होगा, सर लेंथ एल तो है, एल लेंथ है ना, एल लेंथ का आप ये बताओ कि एक आपने रस्सी है, इसको बांध के रखा है और आप इसको ऐसे ही पकड़े हुए हो, है ना, एक रस्सी को एक एंड से बांध के आपने इसको ऐसे पकड़ा है, केवल पकड़ा है, तो क्या उसमें कोई टेंशन होगा? नहीं। अब उसको टॉट करोगे, इसको खींचोगे, ये ऐसे ही है। अब आप बोलोगे कि इसको अचानक आपने फोर्स लगा दिया, अभी भी तो एल लेंथ ही है, तो ये कहलाएगा जस्ट बिफोर टॉट। ये स्टेज बोला जाएगा जस्ट बिफोर टॉट। आपने कोई फोर्स लगा के अचानक सडनली खींच दिया है, डेल्टा टी लगा दिया जे, तो बोला जाएगा कि यहां इंपल्स आ चुका है, तो ये टॉट हो चुका है। जस्ट बिफोर टॉट भी वो एल लेंथ ही होगा। अब ये मत सोचना कि सर टॉट हो गया तो उसका लेंथ बदल जाएगा, अरे भाई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो जस्ट उसमें टेंशन आया है उस समय का, दोनों के टाइम में लेंथ सेम ही रहेगा। तो शायद समझ गए सभी लोग। अब हो क्या रहा है देखो, आपने क्या किया, यहां से एक मड पार्टिकल आ रहा है बहुत तेजी से, और इस पे हिट करने के लिए एक मड पार्टिकल आ रहा है, एक मड पार्टिकल आ रहा है कुछ v0 वेलोसिटी से, और इस पे कोलाइड करके चिपक जाएगा। अभी आप ये सोचो, आगे आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन, बट अभी आप इतना समझो कि ये, ठीक है, इसका मास भी अपने पास m ही है मान लो, तो ये इस पे जाके चिपक जा रहा है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि आफ्टर ये मड पार्टिकल है P, वो स्टिक कर जा रहा है, 2 ब्लॉक सिस्टम, क्वेश्चन सिचुएशन लिख दे रहा हूं, 2 ब्लॉक सिस्टम अटैच विथ स्ट्रिंग L, है ना, a mud particle स्टिक टू ब्लॉक बी, ब्लॉक बी से स्टिक कर जा रही है, ठीक है, मिट्टी का गोला ही है, जो भी समझो, बहुत बड़ा गोला नहीं है, वेलोसिटी v0 स्टिक टू ब्लॉक बी, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, जस्ट आफ्टर पार्टिकल P stick to B. Also find impulse applied by impulse due to tension। तो impulse ड्यू टू टेंशन भी बताना है। अब कैसे करेंगे, देखिए एनर्जी यहां कंजर्वेशन के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि ये कैसा कोलिजन है, ये एक इनइलास्टिक टाइप कोलिजन है, केवल इलास्टिक कोलिजन में जो है हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, हम कोलिजन की बात कल से करेंगे। अभी आप ये सोचिए कि जब कोई भी चीज यहां पे आके चिपक जा रही है तो यहां एनर्जी की बात नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हमको करना होगा इंपल्स से, या और भी रास्ते हैं, देखें क्या है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे,
इसमें ड्यूरिंग कोलिजन की बात बोल सकते हो एक, कि जब ये चिपक जा रहा होगा, ध्यान दीजिए पहले इंपल्स की इक्वेशन लिखना सीखिए, ये बिना इंपल्स के भी क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे आपको इक्वेशंस लिखना सिखाना है इंपल्स का, जिससे आगे के क्वेश्चंस में कहीं जरूरत पड़े तो आप इक्वेशन बनाना सीख लो। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, यहां चिपक जाएगा, जैसे चिपकेगा ये इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इंपल्स कोई अजूबा चीज नहीं होता, जो अपने सिस्टम के फोर्स है ना, वही सिस्टम के फोर्स अगर सडनली लगने लगते हैं तो वो इंपल्सिव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां कौन कौन इंपल्सिव होगा तो आपको यहां से समझ में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो इसने इस पे लगाया है ना, ब्लॉक ने कांटेक्ट जनरेट करेंगे सडनली, और ब्लॉक को इंपल्स मिलेगा तो ब्लॉक भी जो है इस पे इंपल्स लगाएगा, और ये इंपल्स कौन होगा, अभी नॉर्मल रिएक्शन, अभी मैं यहां फोर्स लिख रहा हूं और ये डेल्टा टी टाइम तक लग रहा है मान लो, तो यहां जो इंपल्स होगा इसे आप बोलेंगे एन डेल्टा टी, इसको मैं नाम दे रहा हूं जे एन। यहां देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक जे एन होगा, इधर भी जे एन होगा, इंपल्स दिखा रहा हूं मैं, फोर्स नहीं दिखा रहा हूं। जे एन का मतलब एन डेल्टा टी, मैं यहां लिखता जाता हूं। अब इसके वजह से देखो क्या होगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा, सडनली इस पे जो है इंपल्स लगा है, तो इसके वजह से है ना, जैसे ही इस पे चिपकेगा ये आगे जाने की कोशिश करेगा, इसके वजह से इसके वजह से, तो यहां पर एक टेंशन आएगा, और ये जो टेंशन आएगा टेंशन की वजह से, टेंशन भी इंपल्सिव होगा क्योंकि अचानक टॉट हो रहा होगा, तो ये लिखा जाएगा जेटी, जेटी फॉर टेंशन ड्यू टू इंपल्स ड्यू टू टेंशन, और यही जेटी इस पे ऐसा लगेगा, इतने जो है इंपल्स लग रहे होंगे। क्लियर है? अब यहां स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको आप अलग अलग देखते हो। आप पहले मुझे ये बताओ, मैं आपको पहले आसान रास्ता बता दे रहा हूं, कि अगर आप इसको सिस्टम लेते हो तो नेट इंपल्स जीरो है, जैसे नेट फोर्स जीरो होता था तो भी आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, वो लंबे टाइम तक के लिए करते थे। लेकिन यहां पे नेट इंपल्स जीरो अगर होता है पूरे सिस्टम में तो भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि अगर नेट इंपल्स जीरो है पूरे सिस्टम का तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी भी जीरो होगा। ठीक है, तो जे एन, पहले मैं आपको ये लिख दूं कि जे एन क्या है। जे एन अपने पास है एन डेल्टा टी, है ना, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब जेटी क्या है, वो है टी डेल्टा टी, ये क्या है, इंपल्स ड्यू टू टेंशन, फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी, इंपल्स ड्यू टू टेंशन। तो आप पूछोगे सर डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी वो कोलिजन का टाइम है, चिपकने का टाइम है, कि वो आकर चिपक रहा है, उसके साथ फिर वो साथ साथ चलने लगेगा, तो जो चिपक रहा है उतने टाइम का जो कोलिजन का जो टाइम है इन दोनों के बीच का, दैट इज योर डेल्टा टी। ठीक है, अब ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे सिस्टम के लिए पहला मेथड देखिए, पूरे सिस्टम के लिए जो अपना इंपल्स है वो जीरो होने वाला है। कैसे? पूरे सिस्टम के लिए अपना जो इंपल्स है वो जीरो होने वाला है, करके देख लीजिए। पूरे सिस्टम में डेल्टा टी आपको क्या दिखता है, इक्वल और अपोजिट दिखता है कि नहीं भाई? पूरे सिस्टम में आपको इंपल्स आपको जीरो नजर आता है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। हर केस में इंपल्स जीरो नहीं होगा, यही तो सिखा रहा हूं। इस केस में है, आप देखिए, ये जेटी जेटी इक्वल अपोजिट, ये जे एन इक्वल अपोजिट, तो फॉर द होल सिस्टम M1 पहला मेथड देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको देखिए फॉर होल सिस्टम जे नेट जीरो है,
तो मतलब डेल्टा पी ऑफ सिस्टम भी जीरो होगा, मतलब पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की बात हो रही है, इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम होगा। पी इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ मड पार्टिकल, जस्ट बिफोर, मैंने कहा था आपको कि जस्ट कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ मड पार्टिकल, ये होगा अपना स्टेट पी इनिशियल का, और पी फाइनल ऑफ सिस्टम होगा जस्ट आफ्टर। उसके बाद क्या होगा कि ये कैसे जाएंगे, क्या होगा, हमें वो सब नहीं देखना है, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर देखना है डेल्टा टी टाइम में। सिस्टम बाउंड्री से ही तो बता रहा हूं भाई, सिस्टम बाउंड्री से ही आपको बताया जा रहा है। आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में रखेंगे तो आपको ये देखो, नेट इंपल्स पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो पूरे सिस्टम की बात हो रही है ये, तो नेट इंपल्स इस सिस्टम बाउंड्री में जीरो तो है ना, इक्वल और अपोजिट, तभी तो मैंने सिस्टम बोला है। किसी एक को छोड़ दोगे, किसी एक को छोड़ दोगे, है ना, किसी भी एक को छोड़ दोगे, जैसे इसको छोड़ दोगे तो देखो जेएन तो अपना इंटरनल है, बट जेटी इसके लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे, केवल इन दोनों को पकड़ते हो, मड पार्टिकल और बी को, तो जेएन तो इंपल्सिव इक्वल अपोजिट है, बट जेटी इज नॉट इक्वल अपोजिट, एक एक्सटर्नल है। तो यहां पे आप अकेले इन दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करा पाओगे, समझ गए होंगे शायद सभी लोग। तो अब जस्ट आफ्टर मड पार्टिकल, ठीक है, चलो करते हैं। तो जस्ट बिफोर की कहानी क्या थी, देखो इधर, जस्ट बिफोर कहानी क्या थी, ये था जस्ट बिफोर ये दोनों रुके हुए थे और ये मूव कर रहा था एम वी नॉट से, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी नॉट, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो एम इंटू वी नॉट। और आफ्टर में बताओ क्या होगा, सभी बच्चों ने कंस्ट्रेन मोशन पढ़ा है, जेटी और जेएन कब यूज होगा ये बताता हूं, ठीक है, बताता हूं, थोड़ा संयम रखो। पहले मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी, तो आपको इसमें जेटी और जेएन अननेसेसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, वो लंबा पड़ेगा, आप डायरेक्ट वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते हो। कैसे, आफ्टर कोलिजन आप बता सकते हो कि ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे भाई, कंस्ट्रेंट मोशन सबने पढ़ रखा है, ये रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये सबको समझ में आ रही बात, ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। दो ब्लॉक्स और मड पार्टिकल ये एक साथ रस्सी से जुड़े हैं, जैसे आप उसे खींच रहे हो, तो इनको, इसको आप पूछ सकते हो कि सर फिर इसको मोमेंट, इसको ये वीसी दिया किसने, मोमेंटम कैसे दिया, किसने दिया। आप इस ब्लॉक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पे दो इंपल्स लग रहे हैं, एक जेएन और जेटी, इन दोनों के वजह से यहां पे मोमेंटम में चेंज आया है। इसको वीसी किसने दिया है, इस जेटी ने दिया है, लेकिन ओवरऑल पूरे सिस्टम में इनका नेट इंपल्स जीरो है, तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, 2m, नेट मास कितना हो गया m, 2m और ये m सब इसी डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे 3m vc। तो हमें vc तुरंत मिल गया कि नहीं, बस एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर केवल मोमेंटम पूछता है, अरे केवल वेलोसिटी पूछता है, तो केवल वेलोसिटी पूछता है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इंपल्स की इक्वेशन बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नहीं मुझे जेटी चाहिए, तो अब आप धीरे धीरे सोचोगे कि हाँ जेटी के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। कमेंट करके बताएंगे बच्चे कि जेटी कैसे निकालेंगे। अब मुझे जेटी चाहिए, इंपल्स ड्यू टू टेंशन चाहिए, मुझे जेटी चाहिए, कमेंट करके बताइए जेटी कैसे निकालेंगे जल्दी से।
जेटी कैसे निकालोगे, किसको पकड़ोगे, किसी एक को पकड़ोगे, पूरे सिस्टम में तो आपको जेटी नेट जीरो नजर आएगा। तो आप किसी एक की, जैसे आप एक की एबीडी बनाते थे, नॉर्मल रिएक्शन लिखते थे, वैसे ही करेंगे इस ब्लॉक के लिए। आप इस ब्लॉक ए की बात कर लो, इस ब्लॉक ए की बात कर लो। तो जो अपना ब्लॉक ए है, ये जैसे ब्लॉक ए है, ठीक है। तो ब्लॉक ए की अगर बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक ए का अगर देखो तो इसको मोमेंटम अगर इंडिविजुअली देखो तो आपको जेटी का रोल क्लियर होगा। क्या होगा कि यहां पे एक जेटी लग रहा होगा, और यही जेटी इसको, इसके मोमेंटम को चेंज किया होगा। तो आप अब इंडिविजुअल, जब भी आपको इंपल्स निकालना होगा तो आपको इंडिविजुअल बॉडी को पकड़ना पड़ेगा। जब भी आपको इंपल्स निकालना होगा तो इंडिविजुअल बॉडी का, एफबीडी ओबीडी नहीं बनाएंगे भाई, एफबीडी से कहां इंपल्स आता है, ये किसने बताया। जेटी इक्वल टू होगा डेल्टा पी, ये किस पे लग रहा है, ए पे, तो यहां केवल लिखा जाएगा डेल्टा पी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, अब इंडिविजुअल के लिए करेंगे, पूरे सिस्टम के लिए नहीं। पूरे सिस्टम में तो नेट इंपल्स जीरो था, तो पूरे सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। अब यहां पे हमें जेटी निकालना है, तो पहले हम केवल अब ब्लॉक ए से, आप बोलोगे सर इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सिस्टम लोगे तो जेएन इंटरनल होगा और केवल जेटी इधर होगा। तो आप बी और मड पार्टिकल को लेकर भी कर सकते हैं, और इसको, ये आसान पड़ेगा। तो ये जेटी, ये हो जाएगा ब्लॉक बी। तो जेटी ट्राई करिए कि आप इसको वेक्टर में लिखना सीखिए। तो पी फाइनल वेक्टर, गलतियां कम होगी, पी इनिशियल ऑफ ए। पी इनिशियल ऑफ ए क्या था, जीरो था, और पी फाइनल क्या है, एम इंटू वीसी। तो जेटी क्या आ जाएगा, एम वीसी और आई कैप, है ना। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बोलो भाई, एम वीसी आई कैप। तो आपको जेटी मिल जाएगा, जेटी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा, एम इंटू वीसी, और वीसी कितना है, वी नॉट बाई 3, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये केजी मीटर पर सेकेंड, ये एम वी नॉट बाई 3, ये आ जाएगा अपना जेटी। क्लियर है बच्चों। तो ये अपने पास हो जाएगा एम वी नॉट बाई 3, याद है, क्लियर है। अब मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि सर नॉर्मल जेएन भी पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले, जेएन भी पूछ ले, तो जेएन कैसे निकालोगे। मान लो आपसे बोलता है कि नहीं मुझे इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या करोगे जरा बताओ, किसको पकड़ोगे, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन में किसको पकड़ोगे तो निकलेगा, जल्दी बताइए। किसके इंपल्स की इक्वेशन लिखोगे तो जेएन मिलेगा, जल्दी बताओ। वीसी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके आया भाई, वीसी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके आया, ये दिख नहीं रहा है, ये इतना कुछ लिखा है मैंने, और पूछ रहे हो कि कैसे आया। ध्यान नहीं देते हो यार आप लोग, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओ। ये इतना कुछ लिखा है, यहां वीसी मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करके आया। अब आप मड पार्टिकल को भी पकड़ सकते हो और ब्लॉक को भी पकड़ सकते हो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो या तो आप ब्लॉक को जैसे पकड़ रहे हो, ब्लॉक बी को, ठीक है, अगर आप ब्लॉक बी को पकड़ रहे हो तो ब्लॉक बी के लिए देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, ब्लॉक बी के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगा है, ये लगा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये इंपल्सिव है, तो लिखा जा रहा है जेएन, है ना।
और ये है बी, ब्लॉक बी, ठीक है, जिसका मास अपना कितना था, m था। ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट। अब Jn लगने से पहले ये रेस्ट पर था, लगने के बाद ये VC से मूव कर रहा है, और लगने से पहले रेस्ट पर था, है ना, लगने से पहले रेस्ट पर था। भाई अगर आप नए ज्वाइनिंग है तो आपको मैकेनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी निखिल, तो आप बैकलॉग करिए, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूंगा तब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक आप बेसिक वर्क पावर तक भी कर लेंगे, है ना, तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आने लगेगा। तो बेटर ये है कि आप नए हैं तो आप फोर्स कॉन्सेप्ट मतलब स्टार्टिंग से वर्क पावर तक कर लीजिए, जब तक मैं रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, फिर आपको फ्लूइड आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्क पावर तक अगर जिसने कर लिया है, फ्लूइड वहां से कंटिन्यू कर सकता है लाइव। तो Jn अपने पास क्या हो जाएगा, Jn बताइए क्या हो जाएगा, Jn ऑफ ब्लॉक, Jn इक्वल टू डेल्टा P ऑफ ब्लॉक B। ये सब लिखना आना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो Jn अपने पास क्या हो जाएगा, P फाइनल ऑफ ब्लॉक B। एक एक चीज अब इसमें भी नहीं समझ में आए, मतलब फिर उसको सोचना पड़ेगा, यहां एक एक वर्ड लिखा जाता है, बेसिक से आपको बताया जाता है। P फाइनल ऑफ ब्लॉक बी माइनस P इनिशियल ऑफ ब्लॉक बी। P फाइनल क्या होगा बच्चों, ये है आफ्टर, देखिए इंपल्स लगने के बाद। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा है, कमेंट करके बताओ। क्या केवल इस पे एक ही इंपल्स लग रहा होगा, रस्सी वाला इंपल्स भूल गए, अरे रस्सी से भी तो इंपल्स आएगा मेरे भाई, जेटी। तो यहां दो इंपल्स लग रहा है, ठीक है, यहां दो इंपल्स लग रहा है। तो यहां पे अगर डेल्टा P ऑफ ब्लॉक बी करोगे तो आपको दो हैंडल करना पड़ेगा, क्या क्या, Jn आई कैप माइनस जेटी आई कैप, ये दो नेट इंपल्स आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा P ऑफ ब्लॉक बी। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको इंपल्स की जरूरत कब पड़ेगी, आपको इंपल्स की, ठीक है, इंपल्स की जरूरत कब पड़ेगी, इंपल्स की जरूरत पड़ेगी जब पर्टिकुलर आपसे इंपल्स पूछा जाए। पूरे सिस्टम में कहीं आपको नजर आए कि इंपल्स जीरो है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन पे चले जाओगे सीधे, लेकिन ऐसा तभी करोगे जब आपका इंपल्स जीरो हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, फिर इंपल्स से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो Jn और जेटी अभी अभी बच्चों आप लोगों ने निकाला है, देखो Jn जेटी अभी अभी आपने निकाला है, जेटी की वैल्यू है mv0/3, mv0/3, ठीक है। तो जेटी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, Jn निकालना था। तो और डेल्टा P ऑफ ब्लॉक बी क्या होगा, डेल्टा P ऑफ ब्लॉक बी वो हो जाएगा m इंटू VC माइनस 0, तो ये भी होगा mv0/3, mv0/3, और ये आई कैप लिख सकते हो, वेक्टर लिखने की बात कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में है, mv0/3, इसको यहां पुट करो तो Jn आपको मिल जाएगा, सब आई कैप है तो आई कैप तो कट जाएगा, तो जेटी आई कैप प्लस डेल्टा P ऑफ ब्लॉक बी। तो यहां से जेटी है mv0/3 आई कैप प्लस डेल्टा P ऑफ ब्लॉक भी हमारे पास वही है, वो वैल्यू ऐसा लिया है, ये मत सोचना है कि हमेशा इक्वल आएंगे, वैल्यू लिया है ऐसा, है ना। आई कैप अपना कैंसिल हो गया तो Jn आपको मिल जाएगा कितना, 2mv0/3, 2mv0। तो आपने इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया, 2mv0/3। बोलो यहां तक क्लियर है, 2mv0/3। अब आप पूछ सकते हो कि सर मड पार्टिकल से कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे, अगर आप केवल मड पार्टिकल को लेते, अगर आप मड पार्टिकल को लेते बच्चों, तो मड पार्टिकल से भी आप कर सकते थे। जैसे ये मड पार्टिकल है, तो मड पार्टिकल की स्टेट क्या थी, पहले ये जा रहा था V0 से, कोलिजन के पहले, हमेशा बताया कि जस्ट बिफोर कोलिजन देखना है, बिफोर कोलिजन। आप मड पार्टिकल को पकड़ के भी कर सकते हो,
ठीक है, तो मड पार्टिकल जिसका मास एम लिया गया था, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई? जस्ट आफ्टर कोलिजन जब ये कोलाइड कर रहा था, अब ये यहां पे आके कोलाइड कर गया ब्लॉक से, मैं यहां बना दे रहा हूं। तो ब्लॉक से जब कोलाइड करेगा तो आपको पता है यहां पे क्या आ जाता था? JN, ऐसा। तो ये JN होगा, और उसके पास ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? VC से, है ना, ब्लॉक के साथ चिपक के चल रहा था VC से। यही तो है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। और इतने ही दौरान JN का रोल रहेगा, इतने ही दौरान JN का रोल रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कब तक चलेगा, ये जान के आप क्या कर लोगे भाई? मुझे समझ में नहीं आता, आपको पढ़ना है ना, ये चीज जो पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स ही तो पढ़ाया जा रहा है। कोई चीज कब तक चलेगा, कब खत्म हो जाएगा, इससे बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। क्लास 11th के बच्चे हो आप, आपको तो लर्निंग मोड में रहना चाहिए। ठीक है, आप इतना परेशान हो रहे हैं तो आपको बता दूं, कोलिजन और इंपल्स एटलीस्ट 3 लेक्चर चलेगा, एटलीस्ट 4 भी हो सकता है, 3-4 में खत्म होगा। खुश हो गए? ये सुमित भाई कौन है जो हर चीज में एक कमेंट कर देते हैं, सर JT बताना, सर JN बताना, सर ये बताना, सर वो बताना। तो सर कर क्या रहे हैं? सर ये कर क्या रहे हैं? आपको क्या बता रहे हैं? ये यही तो बता रहे हैं। कहां से पैदल नरेश सब आए हुए हो यार? ये सुमित भाई हर चीज में सर ये बताना, उसी चीज को टाइप कर देते हैं। क्यों यहां फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सुमित भाई? तुरंत यहां से निकल लो, वो ज्यादा बेटर है, कहीं और पढ़िए। अरे आपको ये बताया ही तो जा रहा है, एक एक चीज बताई जा रही है। बताने से पहले सर ये बताना, सर वो बताना, सर ये बताना। अरे भाई बताया ही तो जा रहा है ये, आप यहां ध्यान दीजिए ना। आप तो कमेंट में ध्यान दे रहे हैं, सर ये बताना। आपने एक कमेंट टाइप किया है, बार बार उसको पोस्ट कर रहे हो, सर ये बताना, सर ये बताना। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? बता ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? मड पार्टिकल है, इसमें ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये JN का रोल देखो क्या है। इसी JN ने इसके V0 को क्या किया? इसके V0 को क्या कर दिया इसने? JN ने रिटार्ड कर दिया, और रिटार्ड करके इसके साथ 0 किया। फिर ये कहां से आया? फिर ये तो कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब जिससे चिपका हुआ है वो ब्लॉक चलना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से इसको JN मिला। अब यहां पे आप JT नहीं लगाओगे, मड पार्टिकल पे JT नहीं लगाओगे। ठीक है, मड पार्टिकल पे आप JT नहीं लगाओगे, क्योंकि मड पार्टिकल का डायरेक्ट कोलिजन हुआ है, वहां कोई स्ट्रिंग की बात नहीं हुई है, तो यहां केवल JN लगेगा। चलिए अब इस पे इक्वेशन बनाइए। तो इसकी इक्वेशन होगी JN, और ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो -JN I कैप इक्वल टू डेल्टा P ऑफ ब्लॉक मड पार्टिकल, मड पार्टिकल, डेल्टा P ऑफ मड पार्टिकल। चलिए, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा -JN I कैप इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, JN लगने से पहले और JN लगने के बाद। तो JN लगने के बाद इसका मोमेंटम था MVC I कैप, ठीक है, और फिर माइनस पहले कितना था? MV0 I कैप। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, I तो हट जाएगा, और JN अपने पास कितना आ जाएगा? -JN, माइनस आप एडजस्ट भी कर सकते हो, इसको आप एडजस्ट करोगे तो क्या आएगा? JN MV0 माइनस MVC, दैट इज MV0 माइनस MVC कितना था? VC कितना था भाई? V0/3। तो आपको JN की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी? 2MV0/3, है ना।
2mV0/3, यही चीज आपने यहां से भी निकाला, सेम रिजल्ट आपको यहां से भी मिल जाएगा। तो आप मड पार्टिकल को पकड़ के भी कर सकते हैं, आप मड पार्टिकल को भी पकड़ के कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको ये सब लिखना आ गया, इसके लिए मैंने इतनी एक्सरसाइज कराई है आपको। सर ये बताना, अरे पहले पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। इस लेवल की चीज इतना इजी वे में बताया जा रहा है। आप यहां पे बहुत लेवल की चीज पढ़ते हैं, बस मेरा काम है कि उसको सिंप्लीफाई वर्जन में आपको बताना, एक एक चीज वो मैं बता रहा हूं। कॉम्प्लिकेट करके बताने से भी मैं बता सकता हूं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत हाई फाई है, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो 2mV0/3, तो यहां से JN भी लिख सकते हो, JT भी लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पुली है और दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं इसमें। एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है और एक ब्लॉक आपका ये कनेक्टेड है यहां पे। ये यहां पर है, ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। कैसे है ये देखो, ये कुछ ऐसे है और ये ग्राउंड बना दो, नहीं तो ये बैलेंस कैसे रहेगा। ये ग्राउंड पर है और इसको आपने क्या किया है, ध्यान दीजिए, ऐसे किया है। रस्सी को ऐसे करके पकड़ रखा है आपने, उठा रखा है इसको। अभी आपने क्या कर रखा है, इसको उठा रखा है ऐसे। ऐसे उठा रखा है, समझ रहे हैं? रस्सी को आपने उठा रखा है। आपको लग रहा होगा सर ये तो जमीन से टकरा जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर दें क्या? इसको कर देते हैं, इसको बड़ा कर लो और ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसे आपने उठा रखा है, अभी समझ गए होगे। ये ऐसे उठा रखा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है, आपने अभी एक को पकड़ रखा है, इसको होल्ड कर रखा है। ये यहां से रिलीज किया जा रहा है, कहीं किसी ने पकड़ रखा है इसको, इसको आपने रिलीज किया है। और आपको ये दिया जा रहा है कि ये जो हाइट है यहां से, ध्यान दीजिएगा, ये हाइट आपको दी जा रही है, ये हाइट आपको दी जा रही है,
ये यहां से इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है, ये h हाइट से आप इसे रिलीज कर रहे हो ऐसे, ठीक है। आप h हाइट से आप इसको रिलीज कर रहे हो ब्लॉक को। दोनों के मास सेम ही है, दोनों के मास सेम है, अलग भी हो सकते हैं। चलिए अलग ले लेते हैं, इसको 2m ले लेते हैं, इसको m ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ही आप इसे रिलीज कर रहे हो और स्ट्रिंग टॉट हो रही है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड block B is released from the position shown in the figure, है ना, shown in the figure. Find velocity of both the blocks. Find velocity of both the block just after string is taut, है ना। Also find impulse due to tension. Also find impulse due to tension. मड पार्टिकल अगर नहीं चिपकेगा तो उसका भी इलाज है, ठीक है। फिर वो कोलिजन इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होगा। जब कोलिजन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा उस पे। तो यहाँ पे ऑल्सो फाइंड इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, तो इम्पल्स ड्यू टू टेंशन के बारे में बताना है। तो बच्चों बताओ जरा क्या करने वाले हो, आप लोगों को क्या लगता है क्या हो रहा होगा, पहले ये बताइए। कभी भी कोई क्वेश्चन सामने आता है तो उससे आप अपने आप को पहले सोचते हो ना, विजुलाइज करते हो कि चीजें क्या हो रही होंगी एक्चुअली। तो आप बताओ क्या हो रहा होगा। पहले तो क्या होगा कि जब इसे छोड़ोगे तो ये h हाइट पर है, तो यहां से इतनी ही h हाइट पे ये h और नीचे अभी इतनी ही h हाइट पे आएगा और मोशन अंडर ग्रेविटी गिरेगा। सडनली उसको छोड़ोगे तो ये h हाइट है और ये टॉट कब होगा, जब इतना ही h नीचे चला जाए। मतलब ये ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास है वो 2h हाइट नीचे गया होगा, तो ये 2h हाइट नीचे गया होगा। तो जब ये 2h हाइट नीचे गया होगा तो सडनली इसमें एक वेलोसिटी आई होगी और सडनली झटके से ये स्ट्रिंग टॉट होगा। तो यहां पे जेटी लगेगा, ये जेटी इस पे ऐसे लगेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। एक एक डायग्राम आपको इतनी मतलब वही तो कह रहा हूं, अगर कोई यहां से मौका अगर चूकता है, एक एक डायग्राम बनाया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें मेहनत नहीं लगता, क्या बताइए, लगता है ना भाई। तो मैं आपसे उम्मीद क्या करूंगा, अपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए, कि आप फिजिक्स सीखो और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे फिजिक्स सीख के कहीं पे कुछ कर रहे हो। जैसे किसी बच्चे ने बताया था कि आपके बैच से कि किसी दूसरे कोचिंग में वो टॉप कर रहा है जेई एडवांस में। तो इस तरीके का काम करो अगर आप इस लेवल की पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी पढ़ाने को तो मैं ऐसे जैसे तैसे भी पढ़ा दूं यार, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहां पे सभी को पता है कि अब क्या होने वाला है। अब होने ये वाला है कि ये जो अपना ब्लॉक है ये ऐसे घूम जाएगा, है ना, और फिर ये यहां पे आके जुड़ जाएगा। बोलो भाई, जैसे ये यहां पर आएगा, जैसे ये यहां पर आएगा ठीक है, तो जैसे ही ये यहां पर आएगा कितनी वेलोसिटी आ जाएगी इस पे। अब ये कितना हाइट नीचे उतरेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इतना ही h हाइट ये उतरेगा, जितनी h हाइट पे ये था, है ना, जितने ही h हाइट पे ये था उतना ही h हाइट उतरेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
पूरा क्लियर कट दिख रहा है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो यहां पे एक वेलोसिटी आएगी v नॉट, इसको एक वेलोसिटी मिलेगी v नॉट, कितना होगा √2g2h, √2g2h ये वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले अभी वेलोसिटी आएगी, है ना। अब वेलोसिटी आने के बाद अभी दो चीजें हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। अभी ये उतरा है और इसके पास वेलोसिटी आई है, तो ये जस्ट बिफोर टॉट है। जस्ट आफ्टर टॉट, जस्ट आफ्टर टॉट में आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं। जस्ट आफ्टर टॉट में कहानी क्या होगी कि ये वेलोसिटी बदल जाने वाली है, ये वेलोसिटी हमारी बदल जाएगी। कैसे? तो v नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगा, v नॉट हो जाएगा √2gh। ये तो सबको क्लियर हो गया भाई। अभी इसमें टेंशन, आप बोलोगे सर इसमें अभी इंपल्स आया है क्या? अभी इंपल्स नहीं आया, जैसे ही इंपल्स आ जाएगा अभी नहीं, अभी ऊपर कैसे उठेगा भाई? अभी कैसे ऊपर उठेगा? जब तक इसमें इंपल्स नहीं लगेगा कैसे ऊपर उठेगा? मैंने आपको कहा था कि हमें आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है, हमें बस पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, बस आपसे उससे मतलब है। ठीक है, तो अभी इसमें कोई इंपल्स नहीं है क्योंकि अभी v नॉट है, नहीं तो इंपल्स आएगा तो इसको कौन चेंज करेगा? जो वेलोसिटी ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी से √2gh, उसको चेंज कौन करेगा? इंपल्स। तो यहां पर अब नेक्स्ट जो स्टेज होगा, नेक्स्ट जो स्टेज होगा उसमें आप दिखाएंगे कि इंपल्स अब लगने जा रहा है, तब इसको आप चेंज करोगे। इसमें इंपल्स आपका लगने जा रहा है, कैसे देखिए। तो ये होगा जस्ट बिफोर टॉट, ये होगा जस्ट बिफोर टॉट। तभी यहां पे अभी v नॉट है, तभी यहां पे v नॉट है, v नॉट की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। अब जैसे ये टॉट होगा अब ये v नॉट नहीं रह जाएगा, कुछ यहां पे कुछ v आ जाएगा और यहां आ जाएगा अपना gt, यहां पे आ जाएगा अपना इंपल्स ड्यू टू टेंशन। अब ये टॉट हो चुका है, इसमें टेंशन आ चुका है, तो ये होगा gt, इधर भी आएगा gt, इधर आ जाएगा gt। ठीक है, अब इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आएगी, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आएगी, और वो वेलोसिटी क्या होगी? कंस्ट्रेन मोशन से सबको पता है। ठीक है, वो कंस्ट्रेन मोशन से वेलोसिटी सबको पता है क्या होगी भाई, वो भी v होगी। जब टॉट हो चुका है तो कंस्ट्रेन मोशन लगेगा, जब वो टॉट हो चुका होगा तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। v नॉट क्या था? अच्छा, v नॉट क्या निकाला था हम लोगों ने? v नॉट हमने निकाला था √2g2h, है ना भाई। तो ये 2√gh था, बिल्कुल। अब यहां से देखो ये v नॉट, अब ये टॉट हो गया तो ये बोला जाएगा जस्ट आफ्टर टॉट। ठीक है, ये बोला जाएगा जस्ट आफ्टर टॉट। अब यहां भी बच्चे गलती करते हैं, अगर आप सिस्टम की बात करो, अगर केवल v निकालना है तो क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? और इंटरेस्टिंग बात सुनो, mg का यहां पे कोई रोल नहीं है इसके मोमेंटम को चेंज करने में, ये v नॉट से v होने में इस mg का कोई रोल नहीं है, ये रेगुलर फोर्स है, ये रेगुलर फोर्स है भाई। तो mg ने इस v को v नॉट से चेंज नहीं किया है ना, mg भी तो फोर्स है, वो मोमेंटम वो भी चेंज करेगा। बट जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट में mg का कोई रोल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। mg एक रेगुलर फोर्स है ना, mg एक रेगुलर फोर्स है, उसने मोमेंटम चेंज किया है। किसका चेंज किया है? इसका। कहां से कहां चेंज किया है? जब वो h से 2h आ रहा था तब mg ने इसके मोमेंटम को 0 से v नॉट किया है। तो शायद सभी बच्चों को समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे कि किसको रेगुलर फोर्स लेंगे और किसको इंपल्सिव फोर्स लेंगे। ये क्लियर है सभी को?
तो यहां से अब आपको ये क्लियर है कि नो रोल, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं ये बात, आगे भी आपको ध्यान रखना होगा कोलिजन में, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो रोल ऑफ ग्रेविटी इन चेंजिंग द लीनियर मोमेंटम of block from just before taut to just after taut। ये सडन इंपल्स टेंशन के वजह से आएगा, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि सर mg का भी के वजह से भी लीनियर मोमेंटम का चेंज लिखेंगे क्या। ठीक है, तो अब यहां पर आपको यह देखना है कि अब ये मुझे बताओ कि इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको लाकर ऐसे टेबल पे रख दूं। मुझे mg से तो मतलब है नहीं, तो इसको लाकर मैं ऐसे टेबल पे रख दूं, तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं? यही क्वेश्चन तो बन जाता है यार, है ना। ये जैसे V नॉट था टॉट होने से पहले और टॉट होने के बाद, है ना, ये V नॉट था, ये 2m था, ये m था, और ये अब 2m, ये m, दोनों की वेलोसिटी कंस्ट्रेंट मोशन से v और v है। तो यही क्वेश्चन तो अभी आपने किया था या नहीं? यहां mg से कोई मतलब नहीं, इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं भाई, इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, बताइए। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो आप तुरंत इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, LMC। स्टेट क्या होगा? ये इनिशियल स्टेट होगा जस्ट बिफोर टॉट। यही तो था, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसके पास V नॉट थी। अब ये क्या है? जस्ट आफ्टर टॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? m2m V नॉट इक्वल टू 3mv। तो v कितना हो जाएगा? 2v नॉट बाई 3। v आ जाएगा 2v नॉट बाई 3। ठीक है, v आ जाएगा 2v नॉट बाई 3। ये क्लियर है सभी को? अब v आ जाएगा अपने पास 2v नॉट बाई 3। यहां के बाद देखिए v आ जाएगा जब 2v नॉट बाई 3, तो केवल वेलोसिटी पूछता तो ये क्वेश्चन खत्म था। लेकिन आपसे जेटी भी पूछ लिया है, तो जेटी के लिए क्या करेंगे? ब्लॉक ए का अलग से इंपल्स इक्वेशन लिख दीजिए, ब्लॉक ए का अलग से आप इंपल्स इक्वेशन लिख दीजिए अगर आपको जेटी निकालना है। तो जेटी अगर आपको चाहिए तो आप ब्लॉक बी का भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा आसान है, एक ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये अपने पास m था ब्लॉक ए, और जेटी की वजह से इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई? v। यही जेटी था और इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। इसके पहले अपना ये रेस्ट पर था, तो अभी अभी आपने किया है जेटी इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ ब्लॉक ए, है ना। जेटी क्या हो जाएगा? टी डेल्टा टी। खैर आपसे जेटी पूछा है, तो जेटी हो जाएगा जेटी जे कैप इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल ऑफ ए माइनस पी इनिशियल ऑफ ए। पी इनिशियल ऑफ ए 0 था डॉट होने से पहले, तो जेटी आ जाएगा पी फाइनल ऑफ ए होगा m इंटू वी, और v अभी अभी आपने निकाला, कितना निकाला था आपने? v 2v नॉट बाई 3। क्या निकाला था? हाँ यही निकाला है 2v नॉट बाई 3। तो यहां आ जाएगा m इंटू 2v नॉट बाई 3, और v नॉट की वैल्यू क्या थी? v नॉट की वैल्यू क्या थी भाई? 2 अंडर रूट GH। तो ये आ जाएगा
4m/3 √gh, ये आंसर हो जाएगा आपका जेटी का। जेटी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे आप V0 की वैल्यू रख दो तो आपको फाइनल H के टर्म्स में, V0 तो गिवन नहीं था, तो 2/3 V0 आपने निकाला है 2 √gh, तो V हो जाएगा 4/3 √gh, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां बच्चों के साथ एक गलती क्या हो जाती है वो समझ लीजिए। बच्चा यहां गलती क्या करता है, अगर इस सेटअप को वो ऐसे नहीं देखता है तो वो गलती क्या कर देता है, वो देखिए। वो यहां पे क्या करता है, इसकी इक्वेशन में लीनियर मोमेंटम में वो क्या करता है, प्लस माइनस ऐसे करता है। इसको m इंटू वी वाई लिखता है, इसको लिखता है m इंटू वी वाई, इसको प्लस लिखता है और इसको माइनस m इंटू वी लिख देता है। ये गलत हो जाएगा, उसको 0 मिलेगा। m इंटू वी ऊपर को पॉजिटिव मान लिया उसने, नीचे को नेगेटिव। उसको ये समझना है कि जब भी हम इंपल्स लिखते हैं, मोमेंटम इंपल्स का लिखते हैं, तो मोमेंटम को देखकर, इंपल्स को देखकर लिखते हैं। तो यहां ये इंपल्स की डायरेक्शन में है, यहां पे जो चेंज है इंपल्स की डायरेक्शन में है, तो इसको आपने, और यहां पर अपने पास जो चेंज है वो क्या है, V0 और V का चेंज है, तो वो चीज यहां पे मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है बच्चों से। उसको ये समझना होगा कि ये जो मोमेंटम का चेंज है ना, उसमें mg जब कांस्टेंट नीचे लगता था तब आप ऐसा करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहां इंपल्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम की भी डायरेक्शन का जो चेंज होगा वो ध्यान देना है। तो ऐसे में कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे देख लीजिए, इसीलिए मैंने इसको सेटअप को ऐसे हॉरिजेंटली दिखा दिया है, तो आपको ये अब बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पे अब ये जेटी ऐसा है, ये जेटी इसमें ऐसा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस तरीके से इंपल्स के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 बॉल्स हैं और इन दोनों बॉल्स को आपने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, बांध रखा है। मान लो ये स्ट्रिंग ऐसी है, दोनों के मास m है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ l है और दोनों को आपने टेबल पे रखा है। इस वाले बॉल को आपने V0 वेलोसिटी दे दी, आपने इसको हॉरिजेंटली V0 वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है l, और ये जो स्ट्रिंग है ना, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2l, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2l, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 आपने इसको V0 दे दिया। लोअर अपर नहीं है, पूरा सिस्टम स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन में है, ग्रेविटी फ्री नहीं है होल सिस्टम, नहीं तो टिकेगा कैसे। होल सिस्टम इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है भाई। आपको बताना है फाइंड, इसका नाम दे दें तो बेटर होगा। ये B है, मान लो ये A है, बॉल A है, तो बॉल B प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी V0, ठीक है। आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल B and A just after string is taut. String is taut, ठीक है। दूसरा आपको बताना है इंपल्स ड्यू टू टेंशन, इंपल्स ड्यू टू टेंशन, ये चीज है। क्लियर है? तो अब यहां से अपने पास क्या है कि A और B है, आपने इसको ऐसे V0 टेबल पे रखे हो, ये टेबल है,
टेबल पे ये दोनों किसी स्ट्रिंग से ऐसे लूजली कनेक्टेड है, आपने बी को क्या किया, ऐसे वी नॉट से फेंक दिया, ठीक है। तो वी नॉट से जब फेंक दोगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा आप बताओ। यहां पे ये स्टेज क्या होगा, पहले तो ये अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करने करेगा, पहले ये तो अपना नेचुरल लेंथ क्या करेगा, स्टेजेस देखो क्या क्या होंगे। चलिए इसको दूसरे में कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन है। तो क्या क्या होगा, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि जैसे ये टॉट होगा, जैसे ये टॉट होगा उस समय स्पीड बताना है बी का और ए का, और टेंशन इंपल्स के वजह से, सॉरी टेंशन के वजह से जो इंपल्स लगा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो अब हम कर क्या रहे हैं देखो, स्टेजेस देखिए क्या क्या होगा। आप इसमें यह बता सकते हो कि जैसे ही हमने इसको यहां से फेंका तो क्या होगा, पहले तो ये अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और जब ये नेचुरल लेंथ एक्वायर करेगा तो कैसा बन जाएगा बच्चों बताना जरा। जब ये नेचुरल लेंथ एक्वायर करेगा तो अपने पूरे 12 पे आएगा, इसका पूरा लेंथ इसका 12 है ना स्ट्रिंग का, तो क्या हो जाएगा, अब ये यहां के जगह पे कहां चला जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा। अच्छा, ये जब तक 12 अचीव नहीं होगा तब तक ये ऊपर वाला मूव नहीं करेगा। ये फील कर पा रहे हैं क्या सभी लोग, ये सभी लोग फील कर पा रहे हैं क्या, बोलो भाई। ये लेंथ इसकी जो है अब 12 जब हो जाएगी तो आप बोलोगे कि अब स्ट्रिंग 12 लेंथ अचीव कर चुका है ऐसे, तब आप बोलोगे ये टॉट होने वाला है, यही तो बोलोगे कि ये टॉट होने वाला है, बताओ भाई। ठीक है, तो ये अपने पास टॉट अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी टेंशन आया नहीं है, क्योंकि टेंशन आएगा तो ये इसके वी नॉट को चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी ये बोला जाएगा जस्ट बिफोर टॉट, और एक सिचुएशन क्या होगा हमारे पास, जस्ट आफ्टर टॉट। एक सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, जस्ट आफ्टर टॉट। ये बात समझ पा रहे हैं, ये होगा जस्ट आफ्टर। आप बोलोगे सर ये सेम ही तो दिखता है, ये भाई 12 अचीव हुआ है जस्ट अभी, इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ये टॉट होने की कंडीशन में होगा, तो ये बोला जाएगा जस्ट बिफोर टॉट। और जैसे ये टॉट होगा तो सभी बच्चों को बताया था अभी कि एक इंपल्सिव टेंशन लगेगा, एक इंपल्सिव यहां पे टेंशन लगेगा, उसके वजह से जो इंपल्स आएगा वो जेटी आएगा, और इसमें भी जेटी आएगा ऐसे। अब ये भी मूव करेगा, जब तक इसमें इंपल्स नहीं आएगा इसमें कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, तो इसमें जेटी ऐसा होगा, इसमें जेटी ऐसा होगा। अब आप बोल सकते हो कि सर इसका मोमेंटम चेंज होगा। देखें जरा कितने बच्चे बता पाते हैं कि इस बॉल का जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जरा बता दीजिए। क्या ये पूरा का पूरा वी नॉट चेंज होगा, जेटी किस डायरेक्शन में, अलोंग द स्ट्रिंग, तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा बच्चों उसी डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। जिस डायरेक्शन में इंपल्स नहीं लगेगा उस डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दिस इज द क्रूशियल वन। तो यहां पे इसका अगर आप कंपोनेंट लेते हो, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अगर आप इसको थीटा बोलते हो, है ना, तो आप देखो कि अलोंग द स्ट्रिंग इसके पास जो वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर टॉट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये सब,
ये ऐसा होगा। आप यहाँ जेई मेंस पढ़ने आए होते तो ये सब नहीं बताया गया होता। आप यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हो भाई लेवल की, तो यहाँ थीटा है और ये थीटा है, तो यहां पे अपने पास होगा वी नॉट कॉस थीटा, और बिना ये पढ़े जेई मेंस भी नहीं निकलेगा, मैं ये भी बता दूं। वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ कि जस्ट बिफोर टॉट ये था जेटी अलोंग द स्ट्रिंग है, तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज कराओगे। अब इधर वेलोसिटी जो इसकी होगी कुछ अननोन लेनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्स नहीं है। ये वी डैश होगा, या इसको आप वी ले लो। बोलो, मजा आया? वी होगा, ये हो जाएगा वी। अच्छा, कंस्ट्रेन मोशन से अगर ये वी होगा तो ये भी वी होगा। कंस्ट्रेन मोशन से along the string velocity must be same, along the string velocity must be same। याद है सभी बच्चों को कंस्ट्रेन मोशन? along the string velocity must be same। ये टॉट हो चुका है, तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, तो इसकी भी v होगी भाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें सब कुछ निकालना था v। तो आप मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो यहां पर एक सिस्टम बाउंड्री लें along द स्ट्रिंग। along द स्ट्रिंग हमारा जेटी 0 है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं भाई along द स्ट्रिंग। तो along द स्ट्रिंग हम हमेशा बोल सकते हैं कि नेट जेटी नेट 0 है, नेट इंपल्स 0 है। देखो, जितना ये है उतना ये है। पूरे सिस्टम बाउंड्री में अगर आप लेते हो तो along द स्ट्रिंग नेट इंपल्स 0 है, दोनों को अगर पकड़ते हो तो नेट इंपल्स 0 है, मतलब डेल्टा पी ऑफ द सिस्टम along द स्ट्रिंग आप 0 कर सकते हो। मतलब along द स्ट्रिंग P इनिशियल कितना था? तो P इनिशियल था V नॉट कॉस थीटा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, यहां पे भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं पूरे सिस्टम को लेकर, लेकिन किस डायरेक्शन में? along द स्ट्रिंग कर रहे हैं, क्योंकि along द स्ट्रिंग हमारा नेट इंपल्स 0 है। तो जस्ट बिफोर इसके पास वेलोसिटी थी, इसके पास वेलोसिटी अभी 0 थी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कितना? एम वी नॉट कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, फाइनली क्या होगा? m इंटू एम, 2mv। तो हमारे पास v कितना आ गया भाई? v आ गया v नॉट बाई 2 कॉस थीटा। आप बोलोगे सर कॉस थीटा कैसे निकालें? ये ट्रायंगल आपके सामने नजर आता है, यहां से आप ये निकाल लो, 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर √3l, ये बेस हो गया। तो कॉस थीटा √3l बाई 2l, तो ये हो जाएगा √3/2। देखना जरा, कॉस थीटा यही आ रहा है, ये l हो गया, ये 2l हो गया, तो 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो √3l ही होगा बिल्कुल। तो कॉस थीटा होगा √3l/2l, तो ये हो जाएगा √3/2। तो कॉस थीटा आ जाएगा √3/2, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस 60 डिग्री आएगा, है ना? 60 डिग्री आएगा, ये थीटा हमें पता है, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से अपने पास नहीं 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आप बता सकते हो √3v0/2l, √3v0/2, तो v आ जाएगा √3v0/2, ठीक है। तो √3v0/2 ये आ गया, ठीक है, और ये भी मिल गया। अब ये भी निकालना है, तो साइन थीटा तो आपको पता है, साइन थीटा है साइन 30 डिग्री अपने पास है हाफ, तो ये वैल्यू तो वही रहेगी कितनी? v0/2, ये आने वाला है v0/2। तो नेट स्पीड अगर पूछा जाए दोनों का, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई? स्पीड ऑफ ए वो तो केवल v रहेगा, दैट इज √3v0/2। स्पीड ऑफ बी लेकिन अलग होगा, क्या क्या होगा? √3v0/2 का स्क्वायर
प्लस वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्पीड होगा भाई, है ना। डिनोमिनेटर में 4 होगा, कहां पर, हाँ डिनोमिनेटर में 4 होगा, सही कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा √3 v0/4, एक तो 2 cos थीटा वाला आएगा, सही है। तो यहां पे भी 4 हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, फिर ये 4 होगा ना, ये 4 होगा, तो यहां पे भी 4 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, ये बता दीजिए कितना आ रहा है। 3v0²/16 प्लस v0²/4, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 16 और ये 4, तो 7v0²/16 अंडर रूट, दैट इज √7v0/4, √7v0/4। चेक करिए, नहीं, हाँ ठीक है, √7v0/4, √3v0/4 कैसे होगा भाई, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 3v0²/16 और ये v0²/4, एलसीएम 16 आएगा, तो ये 3 होगा और ये 4 4 जा, तो ये 7 ही तो होगा, 4 और 3 7, सही तो है। √7v0/4, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए। जेटी क्या होगा बच्चों, जेटी भी बता सकते हो, किसी एक ब्लॉक को पकड़ना पड़ेगा आपको, जैसे बॉल इसको पकड़ लो, जेटी के लिए सीधे सीधे डेल्टा पी ऑफ बॉल ए कर दो, खत्म। तो जेटी कितना हो जाएगा, m इंटू वी ऑफ बॉल ए, फाइनल इनिशियल तो 0 रहेगा, तो m इंटू वी ए कितना होगा, √3v0/4, है ना, kg/सेकेंड, ये हो जाएगा अपना जेटी। तो जेटी भी आप यहां से निकाल सकते हो। बॉल ए के लिए आसान होगा, बॉल ए से डायरेक्ट निकल जाएगा। स्पीड ऑफ ए में 4 आएगा, अच्छा स्पीड ऑफ ए में 4 क्यों आएगा भाई, वी नॉट की वैल्यू तो v0 ही है, और साइन थीटा हाफ है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है भाई। v0 की वैल्यू तो v0 ही है ना, और साइन थीटा आपका वही है 30 डिग्री, तो वो तो आपके पास वही रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, कल कोलिजन करेंगे, मतलब इम्पल्स का ही इंपैक्ट पड़ेंगे, दैट इज कोलिजन। ठीक है, अभी और कुछ 1-2 क्वेश्चंस अच्छे और कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।